नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का तदेव आईएएस अकेडमी में। इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे राजनीतिक तंत्र से संबंधित एमसीक्यू और इसका सेट 6 है। पिछले 25 वर्षों के प्रश्नों का अवलोकन ही हो रहा है यहाँ पे और 1995 से लेकर 2019 तक के जो सवाल है आए हुए पुराने प्रश्न पत्रों में यहाँ पे इसका अवलोकन करेंगे। और यूपीएससी सीएससी परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और इसकी प्रारंभिक परीक्षा जो होती है उसमें आए हुए ये प्रश्न है। आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न के। चलिए शुरू करते हैं। सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सन 2006 में सवाल पूछा जा चुका है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सा सही है ये हमको बताने। कथन हम देखते हैं। केवल राज्यसभा में ही शक्ति निहित है कि वह घोषणा करे कि राज्य सूची में से किसी विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद विधि बना सकती है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। ये कथन बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल ही सही है। ठीक है। अगला कथन यहाँ पे, आपात की उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प केवल लोकसभा द्वारा पारित किए जाते हैं। कैसा है? ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपात की उद्घोषणा करना है तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में विशेष बहुमत से ये पारित होने चाहिए। ठीक है, विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए। यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। केवल एक कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन हम देख लेते हैं। केवल एक, केवल दो, दोनों एक तथा दो, ना ही एक ना ही दो। तो आंसर हो जाएगा इसका एक, केवल एक। और इसका विवरण है अनुच्छेद 249 में किया गया है। और जो कथन 2 है वो गलत है, क्योंकि आपात की घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। अगला सवाल है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन और कारण से संबंधित जो चीजें हम देखेंगे। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पे जो कथन है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, ये गलत है। दूसरा जो है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्र रखते हैं, तो ये सही है। जो कारण आर है वो सही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसका अंतर्गत जो ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है कारण है, ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं, गलत है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और आर दोनों भी सही है, ऐसा नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गए। अब तीसरा और चौथा हम देख लेते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। क्या ऐसा है? ए सही है? नहीं, ए सही नहीं है। ए सही है परंतु ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है यहाँ पे। आर सही है? हाँ, आर सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। कथन जो जो कथन है कौन सा वाला, पहला वाला, वो गलत है, क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से मात्र लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ना कि राज्यसभा। ठीक है, ना कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों, सिर्फ होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। इसलिए इसका उत्तर है यहाँ पे डी। ए गलत है परंतु आर सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन से या कौन से सही हैं ये हमको बताने हैं। पहला कथन है, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। कैसा है? हाँ, ये बिल्कुल है। ठीक है, चौथी पदावधि में थे मृत्यु के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन है, जवाहरलाल नेहरू ने संसद सदस्य के रूप में रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। यूपी के रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया। क्या ऐसा है? नहीं, ये जगह रायबरेली नहीं थी, कोई और थी। ठीक है। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री 1977 से 1999 तक ये 1977 से 1979 तक ये रहे। और यहाँ पे प्रश्न में दिया है वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए। ठीक है, तो ऐसा क्या है? हाँ, ये बिल्कुल है। ये कथन सही है। 1977 से 1979 तक ये रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 77 में ये बने थे प्रधानमंत्री। तो ये पहला और तीसरा कथन सही है। दूसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि वो जगह रायबरेली नहीं थी, वो थी फूलपुर। ठीक है, फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। तो कथन 2 यहाँ पे गलत है। ठीक है, 1 और 3 सही है। उत्तर हम देख लेते हैं। 1 और 2, केवल 3, केवल 1, 1 और 3। तो 1 और 3 वाला यहाँ पे ऑप्शन डी मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। आंसर हो जाएगा डी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल 1947 से 52, 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64, ये इनका कार्यकाल रहा।
इनकी मृत्यु प्रधानमंत्री पद के चौथे कार्यकाल के दौरान 1964 में हुई और ये उत्तर प्रदेश के फूलपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया करते थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जनता पार्टी के थे और इनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला सवाल है, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष हुकुम सिंह, जीवी मावलंकर, के एम मुंशी या फिर यू एन डेवर। 2007 में सवाल पूछा गया है। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी। जीवी मावलंकर जी, आंसर है इसका बी। आंसर है इसका बी। जीवी मावलंकर जी 1952 से 1956 तक प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष रहे और सरदार हुकुम सिंह जी 1962 से 67 तक तीसरे लोकसभा के अध्यक्ष रहे और के एम मुंशी तथा यू एन डेवर जी ये कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, मुंशी जी और डेवर जी कभी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। यहाँ पे पूछा गया था प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जीवी मावलंकर। और यदि पूछा जाता तीसरे के, तो तीसरे के थे हुकुम सिंह जी। ठीक है, हुकुम सिंह, सरदार हुकुम सिंह जी इसके अध्यक्ष थे। तीसरे के यदि पूछता था, लेकिन यहाँ प्रश्न में पहले है तो पहले के हैं जीवी मावलंकर जी। अगला सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद में अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमको विचार करना है। 2007 में सवाल पूछा गया है। पहला है यहाँ पे, वित्तीय आपात की उद्घोषणा, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा बिल्कुल है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। पहला कथन यहाँ पे सही है। दूसरा हम देखते हैं, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। क्या ऐसा है? यहाँ पे देखिए, ये प्रश्न आधे के बाद से थोड़ा सा गलत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यदि वित्तीय आपात प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के वेतनों और भत्तों में कमी करने के निर्देश देने में तो सक्षम है। लेकिन यहाँ पे ये दिया है कि जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आएंगे। ठीक है, जो वेतन भत्तों में कमी करने के जो निर्देश है वो सभी कर्मचारियों के अलावा यहाँ पे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ऐसा बोला गया है। लेकिन ये गलत है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की के जो वेतन भत्ते हैं वो भी कम करने के लिए यहाँ पे निर्देश दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो केवल पहला कथन यहाँ पे सही है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमको बताना है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो केवल एक, यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये प्रावधान अनुच्छेद 360 में उल्लिखित है। वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह तक इसका अनुमोदन न करने पर यह लागू नहीं रहेगा। और कथन 2 गलत है, क्योंकि संघ के कार्यकलाप से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भी कम किए जा सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2007 में यह सवाल पूछा गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है, ये हमको बताने। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो देखिए, पहला जो कथन है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। और जो दूसरा कथन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं, ये गलत है। जबकि इसकी कुल संख्या होती है 22। इसमें लोक लेखा समिति में कुल संख्या होती है 22। 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं यहाँ पे राज्यसभा से। ठीक है, तो ये इनकी संख्या होती है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक नहीं दो। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है, यानी ए। पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, केवल एक। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? इनमें से किसने संभाला है? 2008 में सवाल पूछा गया। कूट के माध्यम से यहाँ पे उत्तर देना है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा।
तो यहाँ पे भारत के जो उपराष्ट्रपति का पद संभाला है जिन्होंने, वो रहे हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा जी। ये सिर्फ दो व्यक्ति रहे जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पदभार संभाला है। तो एक और 4 ये वोट यहाँ पे बनेंगे, 1 और 4, ठीक है। दूसरा तीसरा यहाँ पे गलत है, ये इन दोनों ने उपराष्ट्रपति के पद को नहीं संभाला है। 1 2 3 4, 1 और 4, 2 और 3, 3 और 4, तो ऑप्शन यहाँ पे 1 और 4 यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी 1979 से लेकर 1984 तक ये रहे उपराष्ट्रपति, और शंकर दयाल शर्मा जी 1987 से 1992 तक। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का सही प्रयोग कर उत्तर का चयन कीजिए। 2008 में सवाल पूछा गया है, कूट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे सूची 1 व्यक्ति संबंधित है और सूची 2 है अवस्थिति संबंधित। किस अवस्थिति में ये है, तो ये बेसिकली बोले तो उस समय का ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। नागेंद्र सिंह, ए एन रे, आर के त्रिवेदी, अशोक देसाई जी, इनकी अवस्थिति हमको बताना है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, भारत के प्रमुख न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश और भारत के महान्यायवादी। तो यहाँ पे नागेंद्र सिंह जी थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष। ए एन रे यहाँ पे रहे हैं उस समय जब ये प्रश्न पूछा गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश आर के त्रिवेदी जी उस समय थे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और अशोक देसाई जी थे भारत के महान्यायवादी, ठीक है। तो यहाँ पे ए है, ए का बनेगा 2 से, ए का 2 वाले ऑप्शन हम देखते हैं तो बी और डी मिल रहे हैं। बी का बनेगा 3 से, कूट, ठीक है। बी का बनेगा 3 से, बी का 3 वाला ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिख रहा है, ठीक है। ये हाईलाइट कर लेते हैं। और डी में बी का 4 है तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तो पहले कट गए, अब ये बच्चा बी। तो यहाँ पे और देख लेते हैं, सी का है 1 से, तो सी का 1 है, डी का है 4 से, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल संतुष्ट करता है इस प्रश्न को। आंसर हो जाएगा इसका बी, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल है 2008 में पूछा गया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में ये उपबंध है कि, क्या उपबंध है? उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है हमको बताने हैं। यहाँ उपबंध 2 दिए गए, इनके बारे में हमको बताना है कि कौन से सही है। प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 450 नहीं, ये अधिकतम संख्या है 500, और इसकी सीमा है कितनी है? 60 से लेकर 500 तक, ठीक है। इसकी सीमा पूछी जाए तो यहाँ 60 से 500 तक है, और मैक्सिमम है 60, न्यूनतम है मैक्सिमम है 500, न्यूनतम है 60, ठीक है। तो यहाँ पे दिए गए 450, जो कि गलत है। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। दूसरा है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने वाले अर्हित नहीं लगेगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो कैसा है? तो ऐसा है, बिल्कुल है। यहाँ पे जो दूसरा वाला कथन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, केवल 2, ठीक है। कथन 2 सही है। ये प्रावधान अनुच्छेद 173 में उल्लिखित है। कथन 1 गलत है। जैसा कि अनुच्छेद 170 से पता चलता है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला सवाल है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2009 में सवाल पूछा गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये हमको बताना है। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। क्या ऐसा है? ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गलत, ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पे कैबिनेट मंत्री राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही हो सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों से हो सकते हैं। जैसा कि वर्तमान में अभी आपको एग्जाम्पल दूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है जो कि राज्यसभा सदस्य है, और ये मंत्री है किसके? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के, ठीक है। नागरिक उड्डयन मंत्री है, तो ये राज्यसभा के सदस्य है, तो यहाँ पे ये चले गए, ठीक है। अगला है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निदेशाधीन कार्य करता है। क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है हमको बताने थे। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, नहीं एक नहीं दो, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। दूसरा क्यों गलत है? क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री। और जो पहला गलत है उसका कारण मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये थे 10 प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे समझ में आए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।